विद्यार्थियों, कल हमने पढ़ा था कि जो पार्टनरशिप है, जो साझेदारी है, वो किसे कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे और उसकी हमने विशेषता पढ़ी थी। तो आज हम पढ़ेंगे साझेदारी संलेख यानी कि पार्टनरशिप डील। तो जो पार्टनरशिप डील है, जो साझेदारी संलेख है, ये दो प्रकार की हो सकती है आपकी, लिखित में भी, लिखित और मौखिक। मौखिक यानी कि जो साझेदारी संलेख है उसको हम लिखित में भी बना सकते हैं, या जो शर्तें होती है उसको हम लिख भी सकते हैं, क्योंकि आजकल जो है लोगों के अंदर विश्वास कम हो गया है, तो इसलिए उन बातों को लिख दिया जाता है। अगर जो पात्र हैं वो विश्वास वाले हैं तो साझेदारी संलेख को मौखिक भी बनाया जा सकता है। तो जो इसके नियम हैं वो क्या हैं, तो हम पढ़ेंगे आज साझेदारी संलेख यानी कि पार्टनरशिप डील क्या होती है। यानी कि जब साझेदारों के बीच ठहराव होता है, हमने विशेषता के अंदर ठहराव पढ़ा था, तो जो ठहराव होता है उनके अंदर जो बातें होती हैं वही क्या होता है, हमारा पार्टनरशिप डील। यानी कि साझेदारों के बीच जो आपसी ठहराव होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डील। तो आइए इसकी हम पॉइंट देखते हैं। तो क्या होता है, साझेदारी संलेख दो प्रकार से हो सकता है, लिखित भी और मौखिक। तो आइए तो सबसे पहले जब हम साझेदारी स्थापित करेंगे तो हमें फर्म का नाम व पता मालूम होना चाहिए। सबसे पहले क्या होना चाहिए, फर्म का नाम व पता। सेकंड पॉइंट है साझेदारों के नाम व पते, यानी कि फिर साझेदारों के नाम व पते हमें क्या होने चाहिए, मालूम होने चाहिए। उसके बाद थर्ड है व्यवसाय की प्रकृति, यानी कि जो व्यवसाय है वो किस नेचर का है। अब जैसे व्यवसाय की प्रकृति में क्या है कि हमारा इंटरेस्ट मान लीजिए किसी अन्य व्यवसाय में है और जो व्यवसाय है वो अलग व्यवसाय है, तो सबसे पहले हमने क्या देखना है, फिर थर्ड नंबर पे कि जो व्यवसाय की प्रकृति है वो हमारे लायक है, जो हमें सूट करती है, जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं, वो है या नहीं है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, फर्म का नाम व पता आपको मालूम होना चाहिए। सेकंड पॉइंट है साझेदारों के नाम व पते मालूम होने चाहिए। उसके बाद है व्यवसाय की प्रकृति। तो ये तीन पॉइंट हमने लिख लिए हैं। तो पार्टनरशिप ऐसे आगे चलती रहेगी। तो जो फोर्थ नंबर है उसमें क्या होना चाहिए, पूंजी, यानी जो साझेदारों की पूंजी है वो कितनी होनी चाहिए। जो प्रत्येक साझेदार है कि भी कौन सा साझेदार व्यवसाय के अंदर कितनी पूंजी लगाएगा। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है आपका पूंजी पर ब्याज। पूंजी पर ब्याज यानी कि जो हमने पूंजी लगाई है, जो हमने फर्म में या व्यवसाय में जो पूंजी दी है उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं, ब्याज मिलेगा या नहीं, और अगर ब्याज मिलेगा तो हमें कितना मिलेगा। अंडरस्टैंड। तो दोबारा से रिवाइज करते हैं। साझेदारी संलेख जो है वो क्या होता है, एक साझेदार के बीच ठहराव होता है। तो उसके लिए किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। पहला है फर्म का नाम व पता मालूम होना चाहिए। सेकंड है साझेदारों के नाम व पते मालूम होने चाहिए। थर्ड है व्यवसाय की जो प्रकृति है, जो नेचर है वो कैसी है। उसके बाद पूंजी की, प्रत्येक साझेदार कितनी पूंजी लगाएगा। उसके बाद है पूंजी पर ब्याज मिलेगा या नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो कितना मिलेगा। आइए अब आगे करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आहरण यानी कि ड्रॉइंग। तो आहरण क्या होता है, जब कोई साझेदार फर्म से निजी प्रयोग के लिए कुछ पैसे निकालता है तो उसको हम आहरण कहते हैं। यानी कि आपने इसको प्लस वन में भी पढ़ा है। तो आहरण, तो उसके बाद है आहरण यानी कि ड्रॉइंग। तो भाई जो साझेदार है
कोई भी पार्टनर वो फर्म से या व्यवसाय से निजी प्रयोग के लिए पैसे निकाल सकता है या नहीं, और निकाल सकता है तो कितने, जो लिमिट है कितने तक निकाल सकता है वो इसके अंदर होगा। उसके बाद है 7 पॉइंट वेतन यानी कि सैलरी, यानी कि साझेदार को वेतन मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, पार्टनर जो होता है वो कुछ एक्स्ट्रा काम करते हैं और उस एक्स्ट्रा काम के लिए उसको एक्स्ट्रा काम तो जो वेतन है वो साझेदार को कितना दिया जाएगा। उसके बाद है 8 पॉइंट लाभ हानि अनुपात, लाभ हानि अनुपात, यानी कि जो साझेदार हैं वो लाभों को किस अनुपात में बांटेंगे, यानी कि जितने भी पार्टनर हैं ये लिखना है इसके अंदर कि कौन सा साझेदार किस अनुपात में लाभों को ग्रहण करेगा। ठीक है, तो उसके बाद लाभ हानि अनुपात पहले से ही तय होता है पार्टनरशिप डील के अंदर। अगर पहले से तय नहीं होगा तो फिर वो हम आगे पढ़ेंगे उसके लिए क्या केस है। तो याद रखोगे आप 6 पॉइंट क्या था, आहरण, यानी कि जो साझेदार है वो आहरण कर सकता है या नहीं कर सकता है, और करता है तो कितने तक कर सकता है। उसके बाद वेतन, साझेदार को वेतन मिलेगा या नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो कितना मिलेगा। उसके बाद है लाभ हानि अनुपात। तो एक पॉइंट है आप यहाँ भी डाल सकते हैं, चाहे यहाँ डाल दो इसको 9 पॉइंट आहरण पर ब्याज, आहरण पर ब्याज यानी कि इंटरेस्ट ऑन लोन। जब हम व्यवसाय में पूंजी लगाते हैं तो उसके ऊपर इंटरेस्ट अगर हमें मिलेगा, तो अगर हम आहरण करते हैं तो उसके ऊपर हमें व्यवसाय को इंटरेस्ट देना भी हो सकता है। तो वो भी बात इसके अंदर लिख ली जाएगी कि आहरण पर ब्याज लगेगा या नहीं लगेगा। उसके बाद आपका 10 पॉइंट है हिसाब किताब की अवधि, हिसाब किताब की अवधि, यानी कि जो हिसाब किताब है, जो फर्म का जो हिसाब किताब सभी का होता है, तो इसके अंदर होता है कि वो कब होगा। जो खाते हैं वो हम 6 माह के लिए बनाएं या वार्षिक बनाएं, या जो हमारा हिसाब किताब है वो 6 माह में करें, यानी कि 6 महीने में करें, तिमाही में करें, यानी 3 महीने में करें, या वार्षिक यानी कि पूरी साल में करें। तो ये बातें भी इसके अंदर लिख ली जाती हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। अब पॉइंट अपने पास 11 यानी कि ख्याति, ख्याति होती है गुडविल। गुडविल, जो गुडविल है ये क्या होती है, एक पहचान होती है। ठीक है, अब किसी के पास पहचान नहीं है तो उसे हम पैसे देंगे। ठीक है, जैसे हम पार्टनरशिप में सचिन तेंदुलकर को या किसी सेलिब्रिटी को पार्टनर बनाएंगे तो हमारा व्यवसाय उसी के नाम से ज़्यादा चलेगा, यानी कि उसकी एक ख्याति है, उसकी एक गुडविल है, उसकी एक पहचान है। लेकिन जिन व्यक्तियों के पास पहचान नहीं होती तो उनसे व्यवसाय के अंदर जो पैसा लिया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, ख्याति यानी कि गुडविल। तो जब नया साझेदार फर्म में प्रवेश करेगा तो उसे ख्याति ली जाएगी या नहीं ली जाएगी, वो भी इसके अंदर लिख दिया जाता है। उसके बाद है 12 पॉइंट यानी कि साझेदारों के हिसाब किताब, यानी कि व्यवसाय लिखोगे आप यहाँ, व्यवसाय के तो अपना जो 12 पॉइंट है वो है फर्म के हिसाब किताब का ढंग, यानी कि जो फर्म के लेखे जोखे होंगे उनका जो ढंग है वो कैसे होगा, यानी कि हम उसका लेखा पुस्तकों में करेंगे, ठीक है, या किसी सॉफ्टवेयर यानी कि कंप्यूटर से करेंगे। ठीक है, तो वो भी पहले से ही नोट कर लिया जाता है। उसके बाद है
बैंक खाता, यानी कि जो बैंक में अकाउंट होगा वो किसी एक व्यक्ति के नाम से होगा या व्यवसाय के नाम से होगा। ये भी पहले से ही साझेदारी से यानी कि पार्टनरशिप डीड के अंदर लिख लिया जाता है, यानी कि बैंक खाता कि एक व्यक्ति के नाम से होगा या व्यवसाय के नाम से होगा। जैसे लक्ष्य जो साबुन है उसका हमने मालिक का तो पता नहीं है कौन है, लेकिन वो जो नाम है वो एक कंपनी का नाम है। तो उसी प्रकार हम अपने व्यवसाय को उसका नाम भी दे सकते हैं, जैसे एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड, जो भी, ठीक है। जैसे बैंक होते हैं पंजाब नेशनल बैंक, यानी कि उनके खुद के नाम होते हैं, तो हम वैसे नाम व्यवसाय का नाम भी दे सकते हैं या किसी व्यक्ति के नाम से, तो वो पहले से ही होता है। उसके बाद है 14 पॉइंट, यानी कि साझेदारी प्रारंभ करने की तिथि, यानी कि जो साझेदारी है वो कब से प्रारंभ की जाए, फिर उस पॉइंट को भी उसके अंदर लिख लिया जाता है। उसके बाद है लास्ट पॉइंट आपका साझेदारी की अवधि, यानी कि जो पार्टनर हैं, जो साझेदार हैं, उनकी अवधि कितनी रहेगी, 2 साल, 3 साल या 5 साल, ठीक है। तो उस अवधि को भी पार्टनरशिप डीड यानी कि साझेदारी संलेख के अंदर लिख लिया जाता है। तो इस प्रकार वैसे पॉइंट तो कुछ 2-3 पॉइंट और हैं, लेकिन जो मेन है, जो जनरल सी बातें हैं, ये आपके याद होनी चाहिए। तो आप 15 ही पॉइंट करोगे तो दोबारा से फिर रिवाइज करते हैं। गुडविल यानी कि ख्याति क्या होती है, ये 2 प्रकार से होती है, पैसों में भी हो सकती है और किसी की पहचान से भी हो सकती है। उसके बाद है फर्म के हिसाब किताब का ढंग, यानी कि जो हमारी फर्म है, जो उसके लेखे जोखे हैं वो कंप्यूटर से हो या हैंड यानी कि रिटर्न। उसके बाद है बैंक खाता, तो बैंक खाता यानी कि व्यक्ति के नाम से होगा या फर्म के नाम से होगा। साझेदारी प्रारंभ करने की तिथि, यानी जो साझेदारी है वो कब से हम प्रारंभ कर रहे हैं, यानी कि किस सेशन से प्रारंभ कर रहे हैं। और साझेदारी की अवधि, यानी कि जो साझेदारी है वो कितने लंबे समय तक रहेगी, 2 साल, 3 साल या 5 साल अप टू। तो यह अब हम पढ़ेंगे आगे साझेदारी अगर संलेख न बनाए, यानी कि साझेदारी संलेख के अभाव के नियम क्या है। चलो, साझेदारी संलेख के अभाव के नियम, यानी कि अगर हम साझेदारी संलेख जो पीछे पड़ा है, अगर हम उसको न बनाएं तब क्या होगा, ठीक है। तो साझेदारी संलेख के अभाव के जो नियम है, सबसे पहला है लाभ हानि विभाजन अनुपात, विभाजन अनुपात। अगर हमने साझेदारी संलेख न बनाया है, नहीं बनाया है, तो सबसे पहला जो पॉइंट रहेगा वो है लाभ हानि विभाजन अनुपात, यानी कि सभी साझेदारों को जो लाभ मिलेगा वो बराबर बराबर का मिलेगा। अंडरस्टैंड। सेकंड पॉइंट है वेतन। अगर साझेदारी संलेख में सैलरी का कहीं भी जिक्र नहीं है और कोई साझेदार बाद में सैलरी मांगे तो उसको सैलरी नहीं मिलेगी, यानी कि साझेदारी संलेख के अभाव में किसी भी साझेदार को वेतन नहीं दिया जाएगा। अंडरस्टैंड। जो लाभ हानि अनुपात था वो क्या होगा, बराबर, यानी कि इक्वल होगा। क्या होगा, इक्वल। तो पहला पॉइंट था लाभ हानि विभाजन अनुपात, क्या होगा, बराबर बराबर होगा, यानी कि बराबर बराबर सभी साझेदारों के बीच। उसके बाद है वेतन। साझेदारी संलेख के अभाव में किसी भी साझेदार को वेतन नहीं दिया जाएगा। उसके बाद थर्ड पॉइंट है पूंजी पर ब्याज। पूंजी पर ब्याज तो वही है
साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदार को पूंजी पर ब्याज भी नहीं दिया जाएगा। तो वही पॉइंट फिर रिपीट करोगे, साझेदारी संलेख के अभाव में किसी भी साझेदार को वेतन के स्थान पर लिख देना आपने, पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। अंडरस्टैंड। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है ऋण पर ब्याज। ऋण पर ब्याज, ऋण पर ब्याज यानी कि अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है, ठीक है, लोन का मतलब समझते हैं, जैसे फर्म को बीच में कुछ पैसों की आवश्यकता है और हमें किसी बैंक से या किसी व्यक्ति से पैसे लेने हैं, तो कोई पार्टनर कह सकता है कि मेरे पास पैसे हैं, आप मेरे से ले लीजिए, ठीक है। तो अगर ऋण पर ब्याज पार्टनरशिप डीड के अंदर उसकी रेट लिखी हुई है तो उसको उतना ही ब्याज दिया जाएगा। और अगर साझेदारी संलेख में इस पॉइंट का कोई जिक्र नहीं है, उसको वहां पे मेंशन नहीं किया गया है, तो साझेदार को ऋण पर ब्याज 6% मिलेगा। कितना मिलेगा? 6%। अब वो 8% मांगने लग जाए तो उसको 8% नहीं मिलेगा, उसको कितना मिलेगा? 6 ही मिलेगा। या सभी साझेदार उसको कम देने का प्रयास करें तो उसको कम नहीं मिलेगा, उसको कितना मिलेगा? 6। यानी कि न 6 से ज़्यादा मिलेगा और न 6 से कम मिलेगा। अंडरस्टैंड। उसके बाद है आपका 5th पॉइंट आहरण पर ब्याज। आहरण पर ब्याज यानी कि साझेदार को आहरण पर ब्याज भी नहीं दिया जाएगा। कब नहीं दिया जाएगा? कब नहीं दिया जाएगा? साझेदारी संलेख के अभाव में। तो वही पॉइंट आप लिखेंगे, साझेदारी संलेख के अभाव में किसी भी साझेदार को आहरण पर ब्याज नहीं दिया जाएगा, यानी कि साझेदार नहीं देगा इसको फर्म को। अंडरस्टैंड। तो ये था आपका साझेदारी संलेख। तो पहला क्वेश्चन अपना क्या था कि साझेदारी किसे कहते हैं, उसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अंडरस्टैंड। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या था अपना कि साझेदारी संलेख किसे कहते हैं और उसके जो नियम हैं वो क्या है, वो भी बड़ा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद क्वेश्चन था हमारा साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम। तो इस प्रकार ये आपकी थ्योरी थी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, और नहीं आया है तो अपनी वीडियो को दोबारा देखिए, और आप जितनी बार भी लेक्चर को देखेंगे उतनी अच्छी तरह से आपके समझ आएगा। वीडियो देखने के लिए